हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं धन की निकासी के सिद्धांत के संदर्भ में इस बात पे चर्चा करूंगी कि धन की निकासी के सिद्धांत के क्या प्रभाव या परिणाम रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने यह स्पष्ट किया था कि भारत से धन की निकासी के कारण भारतीय जनता भीषण गरीबी और दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी है। उन्होंने धन की निकासी की समस्या को अत्यधिक गंभीर बताते हुए यह कहा था कि यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। इस बुराई को हटा दीजिए और भारत प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया था कि धन की निकासी ही भारत की वास्तविक गरीबी और दुख का कारण है। आज के इस वीडियो में मैं इस बात पर विस्तार से चर्चा करूंगी कि इंग्लैंड के द्वारा भारत से जो धन की निकासी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से की जा रही थी, उसका भारतवर्ष के संदर्भ में क्या परिणाम या प्रभाव दिखाई दिए थे। धन की निकासी के परिणामों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो धन का बहिर्गमन हम कह सकते हैं कि धन की निकासी के प्रमुख परिणामों में से एक रहा था। धन की निकासी का दुष्परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर भारत से धन का बहिर्गमन हुआ था। भारत से धन की निकासी की मात्रा के संदर्भ में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि विभिन्न विचार इस संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि धन की निकासी के अंतर्गत भारत से 1834 से 1924 के 90 वर्षों की अवधि में 394 से 591 मिलियन पाउंड राशि इंग्लैंड भेजी गई थी। भारत से धन की निकासी के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी तथा आर.सी. दत्त जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने 1883 से 1892 तक 10 वर्षों में भारत से इंग्लैंड भेजी गई राशि के संदर्भ में अनुमान लगाया कि यह राशि 35 करोड़ 90 लाख पाउंड की थी। भारत से धन की निकासी के संदर्भ में जॉर्ज विग्नेट ने 1859 में अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार उन्होंने स्पष्ट किया कि 1835 से 1851 तक भारत से 42,21,611 पाउंड की राशि प्रत्येक वर्ष इंग्लैंड भेजी गई। विलियम डिग्बी ने 1901 में धन की निकासी के संदर्भ में कहा कि 1757 से 1815 के मध्य कुल 50 करोड़ से 100 करोड़ इंग्लैंड भेजा गया था। प्रोफेसर होल्डर फर्बर ने 1948 में कहा कि 1783 से 1793 के मध्य 19 लाख पाउंड प्रतिवर्ष इंग्लैंड भेजा गया था। डी.ई. वाचा ने 1901 में धन की निकासी के संदर्भ में कहा कि 1860 से 1900 के बीच प्रति वर्ष 30 से 40 करोड़ पाउंड इंग्लैंड भेजा गया। 1901 में ही आर.सी. दत्त ने धन की निकासी को लेकर कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ 20 लाख पाउंड इंग्लैंड भेजा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि धन की निकासी के संदर्भ में अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, किंतु इस बात से यहाँ पे यह स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पर भारत से धन और संपदा इंग्लैंड की ओर एक तरफा जा रहा था। धन की निकासी के संदर्भ में चार्ल्स इलियन, जो असम के चीफ कमिश्नर रहे थे, इस व्यवस्था से निराश होकर उन्होंने लिखा था कि मैं ये कहने में नहीं हिचकूंगा कि आधे किसान साल भर में कभी यह भी नहीं जानते थे कि पूरा भोजन किस चिड़िया का नाम है। यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि भारत में 10 करोड़ मनुष्यों की प्रति व्यक्ति आय $5 वार्षिक से अधिक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और अधिक जो परिणाम रहते उसके विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि धन की निकासी का एक प्रमुख प्रभाव यह भी था कि इसके कारण सारे कोयले और सोने की खानों, जूट और पटसन की मिलों, मदिरा बनाने के संस्थानों, कॉफी व चाय के बगीचों और नील की फैक्ट्रियों पर यूरोपियों का एकाधिकार स्थापित हो गया था। धन की निकासी का भारतवर्ष के संदर्भ में एक विशेष कर उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में यह प्रभाव हुआ कि भारत की 3/4 कारखाने का स्वामित्व यूरोपीय मालिकों के हाथ में चला गया था। धन की निकासी का भारत पर एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी विपरीत प्रभाव हमें ये भी देखने को मिलता है कि भारत की सभी जहाज़ों की कंपनियां, रेलवे, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक कंपनियां ब्रिटिशर्स के अधीन या उनके अधिकार में चली गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और जो परिणाम रहे थे धन की निकासी के, यदि उनके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि धन की निकासी के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सूती के आयात पर से कर खत्म कर दिया गया।
जिसके कारण भारतीय राजकोष को करोड़ों रुपए की प्रति वर्ष हानि होने लगी थी। धन की निकासी को सफल बनाने के लिए जब इंग्लैंड में बने सूती पर 5% कर लगाया गया तो इतना ही कर भारत में बने सूती पर भी लगा दिया गया था। धन की निकासी के अंतर्गत भारतीय सामग्री जो क्वालिटी में ब्रिटिश सामग्री के समकक्ष थी, उस पर ब्रिटेन में बहुत अधिक कर लगा दिया गया था। 1824 में भारतीय कपड़ों पर 30% से 70% तक कर लगा दिया गया था। धन की निकासी के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह देखते हुए कि भारतीय चीनी उद्योग काफी उन्नत अवस्था में है, भारतीय चीनी पर उसके क्रय मूल्य का 3 गुना कर लगा दिया गया था। धन की निकासी को अधिक से अधिक करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सामग्री पर ब्रिटेन में 400% तक कर लगाया गया था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय सामानों को समस्त भारतीय बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध होने से रोकने के लिए धन की निकासी के अंतर्गत आंतरिक चुंगी लगाने और उसके लिए एक बड़े महकमे की स्थापना की गई थी। धन की निकासी के अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सामग्री के आवागमन पर अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और लाने पर कर लगा दिया गया, जबकि विदेशी सामग्री के आवागमन पर कोई कर नहीं लगाया गया था। ब्रिटिश सरकार के धन की निकासी के अंतर्गत मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया गया था। इस मुक्त व्यापार की नीति से भारतवर्ष की आर्थिक प्रगति में रुकावट उत्पन्न हो गई थी। आइए अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर में यह देखें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धन की निकासी और दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं फर्स्टली कि दादा भाई नौरोजी का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। यदि इसके विषय में हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो जन्म है वो नवसारी में हुआ था, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें दादा भाई नौरोजी के विषय में और अधिक, तो हम ये देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी का इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या योगदान था। यदि इसके विषय में हम बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, या जिसे हम INC कह सकते हैं, इसके को फाउंडर भी वो रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो कितने बार अध्यक्ष रहे थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो 3 बार इसके अध्यक्ष रहे थे। और कब कब रहे थे, यदि इसके विषय में हम बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी बड़ौदा के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो यहाँ पे हमें जानना होगा कि ये जो है बड़ौदा के प्रधानमंत्री 1874 में बने थे। दादा भाई नौरोजी को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर में कब सदस्य बनाया गया था, तो यहाँ आपको याद रखना है कि उन्हें जो है इसका सदस्य 1895 में बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी के नाम से विदेश में कहाँ सड़क का नामकरण किया गया है, तो हम ये देखते हैं कि ये नौरोजी स्ट्रीट इन फिन्सबरी एरिया ऑफ लंदन में बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें धन की निकासी के परिणामों के संदर्भ में और अधिक, तो हम ये देखते हैं कि धन की निकासी के अंतर्गत भारत में रेल निर्माण में एक बहुत बड़ी राशि खर्च की गई थी, जिसमें काफ़ी अपव्यय किया गया था। धन की निकासी के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासनिक सेवाओं का बहुत अधिक विस्तार किया गया, जिससे प्रशासनिक खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। धन की निकासी के अंतर्गत अधिक से अधिक धन की निकासी के लिए अंग्रेजों के द्वारा लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि की गई, जिसका बोझ भारतीय किसानों पर पड़ा था। धन की निकासी का एक प्रभाव यह भी हुआ कि नमक जैसे अत्यंत आवश्यक उपयोगी वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, या हम कह सकते हैं उस पर जो कर है उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था, जिससे भारतीयों को बहुत अधिक कष्ट हुआ और जिसके कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ नमक कर को तोड़ने से किया था। धन की निकासी का एक प्रभाव यह भी हुआ कि 1720 में संसद में कानून पारित कर दिया गया कि जिसके द्वारा इंग्लैंड में भारतीय रेशमी तथा सूती कपड़ों के पहनने पर जुर्माने का प्रतिबंध लगा दिया गया था।
धन की निकासी के कारण भारत के बाजारों में इंग्लैंड में बने सूती कपड़े की बहुतायत से उपलब्धता ने भारत के स्थानीय बुनकरों के धंधे को बंद करवा दिया। लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट की सरकार ने भी 1834 में स्वीकार करते हुए कहा कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हुई हैं। धन की निकासी के कारण बैंक, इंश्योरेंस, नौवहन तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिर्फ ब्रिटिश कंपनियों को एकाधिकार दे दिया गया था, जिसके कारण भारतीय कंपनियों की संख्या नगण्य हो गई थी। भारतवर्ष के संदर्भ में आर्थिक धन की निकासी का जो सबसे बुरा प्रभाव या परिणाम हमें देखने को मिलता है वह यह है कि भारत जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में अग्रणी रहा था तथा भारत या हम कह सकते हैं कि जो भारतीय राजा हमेशा हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे, वही ब्रिटिश शासन में धन की निकासी के कारण भारतीय हस्तशिल्प बंदी की ओर अग्रसर हो गए थे। धन की निकासी के परिणामों के संदर्भ में यदि और अधिक हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि धन की निकासी का एक परिणाम यह हुआ, भारतवर्ष के अंतर्गत पूंजीवाद और मशीनीकरण को प्रोत्साहन मिला, जिससे भारतीय कुटीर उद्योगों को बहुत अधिक हानि हुई। धन की निकासी के कारण भारतवर्ष में जो डिसेंट्रलाइजेशन का माहौल बना था, उसके कारण भारत में उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या तथा प्रतिशत दर दोनों में कमी आ गई थी। कोलोन क्लार्क ने इस संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि 1881 और 1911 के मध्य उत्पादन, खनिज और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की प्रतिशत दर 35% से घटकर 17% हो गई थी। धन की निकासी के कारण, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण एक और जहां औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में कमी आई थी, वहीं दूसरी ओर कृषि कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे भारतीयों के लिए कृषि कार्य अलाभकार हो गई थी। धन की निकासी का एक प्रभाव हम ये भी कह सकते हैं जो हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि भारतवर्ष में अंग्रेजी हुकूमत के सहयोगी के रूप में एक भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ, जिसमें भारतीय व्यापारी, साहूकार और भारतीय छोटे बैंकर शामिल थे और जिन्होंने भारतीय किसानों का और भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। आइए अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर में यह देखें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धन की निकासी और दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भारत में दादा भाई नौरोजी के नाम पर स्थापित नौरोजी नगर कहाँ स्थापित है। तो हम धन की निकासी के परिणामों के संदर्भ में यदि और अधिक हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि धन की निकासी के अंतर्गत 1757 से बंगाल का दोहन प्रारंभ हुआ था और इसके बाद कंपनी के नौकर भारतीय शासकों, जमींदारों, साधारण जनता और व्यापारियों से धन लेकर इंग्लैंड भेजने लगे थे। ऐसा अनुमान है कि 1758 से 1765 के मध्य लगभग 60 लाख पौंड ब्रिटेन भेजा गया। यह रकम 1765 में बंगाल के नवाब को जमीन से प्राप्त मालगुजारी के 4 गुना से अधिक था। धन की निकासी के कारण भारत का निर्यात उसके आयात से बढ़ गया, लेकिन इससे भारतीयों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। धन की निकासी के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी एकत्रित नहीं हो सकी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी हो गई थी। धन की निकासी के कारण भारत जहां कृषि को एक जीवन यापन का साधन माना जाता था, उसका वाणिज्यीकरण कर दिया गया था, जिसके कारण कपास, मूंगफली, पटसन, गन्ना, तंबाकू, तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों ने अनाज का स्थान ग्रहण कर लिया था। वाणिज्यिकीकरण फसलों ने अनाज का स्थान ग्रहण कर लिया। वाणिज्यिकीकरण के कारण चाय, रबड़ की मंडियां विकसित हो गई थीं और इससे भारतीय कृषि और कृषि को का कोई भला नहीं हो पाया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें और अधिक धन की निकासी के परिणामों के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि धन की निकासी के कारण भारतीयों पर कर का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था। भारत का यह कर प्रति व्यक्ति आय का 14% से अधिक था। धन की निकासी के कारण विदेशी ऋण की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। 1839-40 में भारत सरकार पर ब्रिटिश सरकार का 1200 करोड़ का कर्ज हो गया था। धन की निकासी के कारण भारत के अधिकांश निवासियों का जीवन स्तर काफी निम्न स्तर का हो गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था धन की निकासी के कारण औपनिवेशिक
अर्थव्यवस्था में बदल गई, जिससे देश में गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। अंग्रेजों के द्वारा अपने धन निकासी के सिद्धांतों की पूर्ति के लिए दस्तकारों और नील उत्पादकों का दमन व शोषण किया गया, जिसके अंतर्गत अधिकारियों द्वारा इन्हें कच्चा माल ऊंची कीमत पर दे दिए जाते थे तथा तैयार माल कम कीमत पर खरीदा जाता था। धन की निकासी के कारण तथा ब्रिटिश शासन के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण भारत के संचित पूंजी भंडार में निरंतर ह्रास होने लगा था। धन की निकासी के कारण भारत में दरिद्रता के कारण अकाल की स्थिति में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक अनुमान के अनुसार इन अकालों में 2.85 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। धन की निकासी के कारण भारतीयों के हृदय में अंग्रेजों के लिए घृणा और नफरत उत्पन्न हो गई थी, जिससे राष्ट्रीय आंदोलनों को बल मिलने लगा था। धन की निकासी के परिणाम के संदर्भ में यदि हम और अधिक चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि धन की निकासी के कारण औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में कमी आई और भूमिहीन श्रमिकों की जनसंख्या बढ़ी, जिससे कृषि पर अनावश्यक दबाव बढ़ गया था। धन की निकासी का प्रभाव वेतनभोगी भारतीयों पर भी पड़ा था। एक और जहां अंग्रेज अधिकारियों को उनके समकालीन ब्रिटिश अधिकारियों से काफी अधिक वेतन दिया जाता था, वहीं भारतीय वेतन भोगियों कर्मचारियों के वेतन को अपेक्षाकृत कम रखा गया था, जिससे अधिक से अधिक धन की निकासी हो सके। धन की निकासी के कारण भारत का धन और संपदा इंग्लैंड जा रहा था, जिससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक धन उपलब्ध था और धन के अभाव में भारत में औद्योगिक क्रांति संभव नहीं हो सका था। धन की निकासी के कारण भारत की धन एवं संपदा इंग्लैंड जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में उत्पादक पूंजी की भारी कमी हो गई थी, जिससे देश में निवेश योग्य संसाधनों की मात्रा में गिरावट आई थी। धन की निकासी का प्रभाव यह हुआ कि इससे भारतीय मजदूरों का शोषण कंपनी के द्वारा प्रारंभ हो गया। मजदूरों को कंपनी के लिए बहुत कम मजदूरी पर कभी कभी बिना किसी मजदूरी के भी काम करना होता था। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों का यह मत है कि धन की निकासी के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी हुआ था और भारतवासियों को धन की निकासी से लाभ पहुंचा था। सर थियोडोर मॉरिसन ने धन की निकासी के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया था कि रेलवे में पूंजी लगाने से भारत में एक अन्य उद्योग का आरंभ हुआ, जिसमें नियुक्तियों के अवसर उत्पन्न हुए थे और भारत के लिए औद्योगिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ था। कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि धन की निकासी के कारण भारत में सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ हो सकी थीं, जिसके कारण भारत की अधिकांश भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई और भारत को इससे लाभ हुआ। मॉरिसन महोदय ने यह कहा कि भारत के रेलवे और सिंचाई परियोजनाओं के लिए इंग्लैंड से बहुत सस्ते दर पर ऋण दिया गया था, किंतु इसे स्वीकार करना कठिन है क्योंकि मॉरिसन महोदय का वक्तव्य सत्यता की कसौटी पर सही नहीं उतरता है। जहां तक धन की निकासी के द्वारा भारत में रोजगार के अवसर बढ़ने की बात कुछ विद्वानों के द्वारा कही गई, तो इसे हम सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के सूती कपड़ों की भारत में अत्यधिक उपलब्धता ने भारतीय स्थानीय बुनकरों का धंधा ठप कर दिया था। कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गया था। अतः इस दावे को स्वीकार करना कि धन की निकासी के परिणाम स्वरूप भारत में नियुक्तियों की संख्या बढ़ी उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि मॉरिस डी मॉरिस ने गेस्टेशन सिद्धांत के आधार पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहा कि इंग्लैंड की भूमिका एक चौकीदार की रही है, जिसने भारत में एक तर्कसंगत प्रशासन दिया और एक प्रकार की सामाजिक छत्र छाया दी, जिसके आधार पर भारत में आर्थिक विकास संभव हो पाया। किंतु मॉरिस के विचार से अधिकांश भारतीय विद्वान सहमत नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, इस बात से हम कह सकते हैं या सहमत हो सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी के मध्य तक भारत यातायात के साधनों के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ था तथा भारत में यातायात बैलगाड़ी और टांगों तक ही सीमित रही थी। अंग्रेजों ने नदियों में स्टीमर चलाकर, सड़कों की स्थिति में सुधार लाकर, रेलों को प्रारंभ कर, एक आधुनिक डाक प्रणाली की स्थापना कर, तार की व्यवस्था स्थापित कर, टेलीफोन की सुविधा देकर यातायात और संचार के साधनों का विकास किया था। किंतु सच तो यह है
इन सभी विकास कार्यों के पीछे अंग्रेजों का स्वार्थ निहित रहा था और इन योजनाओं से वास्तव में अंग्रेजों को ही लाभ हुआ, क्योंकि इन योजनाओं में अंग्रेजों ने भारतीयों के धन का ही पुनः निवेश किया था और उस पर मूलधन और ब्याज कमाकर धन की निकासी के कुचक्र को जन्म दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि धन की निकासी का भारतीयों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी विपरीत प्रभाव रहा था। अब इसी के साथ मैं आज के इस अपने चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।